नमस्कार, किसान समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं साइमा खान। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को किया अधिसूचित। हल्दी के बारे में जागरूकता, खपत और निर्यात बढ़ाने के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार होंगे विकसित। हल्दी का निर्यात बढ़कर $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद। तेलंगाना आंध्रा के बीच जल विवाद के समाधान पर भी लिया गया फैसला। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय द्वारा आयोजित विश्व पशु दिवस कार्यक्रम में लिया हिस्सा। कहा कि पशु समाज के लिए मूल्यवान, पारिस्थितिकी तंत्र को करते हैं संतुलित। हमें जानवरों के साथ परंपरा को जोड़ने और पारंपरिक प्रथाओं को सामने लाने के लिए करना होगा काम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ मौसम पर अमल को लेकर बुलाई समीक्षा बैठक। कहा कि नुकसानग्रस्त किसानों को नुकसान भरपाई देते समय बीमा कंपनियां संवेदनशीलता से करें मदद। किसानों को राहत दिलाने के लिए सरकार मजबूती से खड़ी है उनके साथ। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने से तीस्ता नदी में आई अचानक बाढ़। निचले इलाकों में बड़े पैमाने पर मची तबाही। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बचाव और राहत के काम में जुटी। प्रधानमंत्री ने हर संभव सहायता का दिया भरोसा। उधर बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, उत्तरी ओडिशा में होगी भारी बारिश। और अब समाचार विस्तार से। पीएम मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए। कैबिनेट ने सेंट्रल टर्मिक बोर्ड बनाने को भी मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 को भी मंजूरी दे दी है। देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में तेलंगाना से जुड़े अहम मुद्दों पर फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट ने कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों के बीच निर्णय के लिए अंतर्राज्य नदी जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण 2 के संदर्भ की शर्तों को मंजूरी दे दी है। नीलू निधुलु नियामकालु, ये 3 डिमांड्स के ऊपर संघर्ष चला था। इसमें सबसे पहला डिमांड पानी का ही था। इसलिए आज जो तेलंगाना सरकार सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस लिया है, इसीलिए केंद्र सरकार को अभी इस कृष्णा वाटर ट्रिब्यूनल, डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल का 2 के अंदर टर्म्स ऑफ रेफरेंस के अंदर जो भी समस्या हल करने का निर्णय का आज कैबिनेट अप्रूवल मिला है। मैं इसी विषय पर भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से तेलंगाना के किसान की ओर से, तेलंगाना के जनता की ओर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मोदी सरकार ने एक अन्य अहम फैसले के तहत राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी दी है। इससे तेलंगाना सहित देश भर के हल्दी किसानों को फायदा होगा। हल्दी का महत्व क्या है, टर्मरिक का उपयोग क्या है, उससे क्या क्या गुण है, उसका पता भी चला। भारत दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक, खपत करने वाला और निर्यात करने वाला सबसे बड़ा ऐसा देश है। जो हम 1600 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट करते हैं, इसका लक्ष्य रखा है लगभग 8400 करोड़ तक जाने का। $1 बिलियन तक इसको लेकर जाएंगे। और ये टारगेट पूरा करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाया जाए। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में नेशनल टर्मरिक बोर्ड बनाने की घोषणा तेलंगाना में एक सभा के दौरान की थी और आज उसकी नोटिफिकेशन भी की गई है। इस बोर्ड का उद्देश्य हल्दी के प्रति जागरूकता, खपत बढ़ाना और निर्यात बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नए बाजार विकसित करना है। इसके साथ ही बोर्ड नए उत्पादों में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देगा और मूल्यवर्धित हल्दी उत्पादों के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान को विकसित करेगा। मोदी सरकार ने हल्दी निर्यात को मौजूदा 1600 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 8400 करोड़ रुपए करने का लक्ष्य भी रखा है। भारत से हल्दी का निर्यात 2030 तक बढ़कर $1 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद जताई गई है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले से हल्दी किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो इनपुट, डीडी न्यूज। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट से राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन को मंजूरी मिलने के बाद तेलंगाना सहित देश भर के हल्दी उत्पादक किसान काफी खुश हैं। किसानों का कहना है कि राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन से उन्हें काफी फायदा होगा। हल्दी बोर्ड स्थापन करने पर किसानों को बहुत उपलब्ध होगा, उनका इनकम बढ़ेगा और ये हल्दी कल्टीवेट करने वाला किसानों को भी बहुत बेनिफिट होगा। आधा तेलंगाना में किसान कुछ इम्पोर्टेंट प्लेसेस में ये हल्दी कल्टीवेट करते रह रहा है, मगर नुकसान हो रहा है। अभी बोर्ड स्थापन होने के बाद वो लोगों को बहुत लाभ उपलब्ध होगा और ये हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देना चाह रहा है और ये तेलंगाना किसानों को बहुत बड़े लाभ होगा। हल्दी के लिए आपने जो किया है ये बहुत कुछ किया है, क्योंकि इससे पहले ये जो लोग किसान खरीद के इसको उसको बेच के बहुत परेशान होता था, उसमें वो लोग बहुत नुकसान भी होता था। अभी ये पल्स बोर्ड का वजह से ये लोग मेहनत करके डायरेक्ट उधर लेके भी जाएगा तो वो लोग कम से कम अपनी मुट्ठी भर का पैसा भी लेके आ सकता है। मोदी कैबिनेट ने देश की करोड़ों माताओं बहनों को दी बड़ी सहूलियत। इस सहूलियत में कोई रुकावट न आए, इसके लिए कैबिनेट ने लिया उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों के लिए बड़ा फैसला। अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को गैस सिलेंडर 600 रुपए में मिलेगा। कैबिनेट ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों की सब्सिडी 200 रुपए से बढ़ाकर 300 रुपए कर दी है। त्योहारों के मौसम की शुरुआत हो रही है। मोदी सरकार ने पहले रक्षाबंधन के मौके पर देश भर के सभी रसोई गैस उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी थी और अब कैबिनेट ने उज्ज्वला लाभार्थियों को 100 रुपए अतिरिक्त सब्सिडी हर सिलेंडर पर देने का फैसला किया है। अब उज्ज्वला गैस कनेक्शन धारियों को 200 की जगह 300 रुपयों की सब्सिडी हर गैस सिलेंडर पर मिलेगी। रक्षाबंधन के अवसर पर छूट दी गई, 200 रुपये कम किए गए, तब रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी एज इट इज़ चलती रही तो उनको 700 रुपये का पड़ता था। आज से जो घोषणा हो रही है उसमें उज्ज्वला के लाभार्थी जो बहनें हैं उनको 200 रुपये की बजाय अब 300 रुपये की सब्सिडी मिलेगी। 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है। करोड़ों बहनों को एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से एक बड़ी राहत मदद के रूप में उनको आज का निर्णय किया गया है। मोदी सरकार ने रक्षाबंधन के मौके पर रसोई गैस की कीमतों में 200 रुपये कीमतों में राहत दी थी, जिसके बाद उज्ज्वला लाभार्थियों की राहत 400 रुपये की हो गई थी। अब जब सब्सिडी बढ़ाकर 300 रुपये कर दी गई है तो रक्षाबंधन से पहले की कीमतों के मुकाबले उज्ज्वला लाभार्थियों को प्रति सिलेंडर 500 रुपये कम कीमत चुकानी पड़ेगी। कुछ गैस या इस तरह की ज़रूरी सामान अगर सस्ते होते हैं तो उसका सीधा प्रभाव हमारे किचन से पे पड़ता है और किचन पे पड़ता है, मतलब पूरे परिवार पे पड़ता है। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत सकारात्मक पहल है। 300 रुपये सब्सिडी कम हो चुका है और जैसे कि काशी प्रसिद्ध है अपने फेस्टिवल्स के लिए, तो घरों में मतलब अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे सबके, तो सब बहुत खुश है इस बात से। ऐसी ही सरकार हमेशा बनी रहे। जो गैस सिलेंडर के दाम कम हुआ है उसका हमारे घरों में ही नहीं पूरे सब में बहुत फायदा हुआ है, क्योंकि अब फेस्टिवल सीजन जैसा कि आप देख रहे हैं, फेस्टिवल में तरह तरह के आइटम्स घर में बनाए जाते हैं। दाम कम होने से महिलाओं को और पुरुषों को अपने मन पसंदीदा आइटम बनाने का भी सुख सुविधा रहेगी और फेस्टिवल लोग खुशी खुशी मनाएंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं के लिए अतिरिक्त 75 लाख LPG कनेक्शन को मंजूरी पहले ही दी थी। अगले 3 वर्षों के दौरान दिए जाने वाले मुफ्त अतिरिक्त LPG कनेक्शन पर 1650 करोड़ रुपए का वित्तीय भार आएगा। अब इसके साथ ही उज्ज्वला लाभार्थियों के लिए राहत को 100 रुपये और बढ़ा दिया गया है। इससे देश की गरीब महिलाओं का रसोई का खर्च सीमित रखने में खासा मदद मिलेगी। शैलेंद्र मिश्र के साथ ब्यूरो इनपुट, DD न्यूज।
और केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने बुधवार को पशुपालन और डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा विश्व पशु दिवस 2023 नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय राज्य मंत्री मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान भी कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि हमारी संस्कृति में पशुओं से जुड़ी कई परंपराएं हैं। कितने ऐसे व्यवहार हमारे देश में चल रहे हैं जो अपने आप में पशुओं के प्रति उसकी संवेदना का काम वहाँ चल रहा है। इसको लिपिबद्ध अगर किया जाए और हमारे बोर्ड की ओर से इनको प्रकाशित हमें करना चाहिए ताकि दुनिया के संज्ञान में आए। ये दुनिया वालों को ऐसा मानते हैं, वो हमको ही उपदेश देते रहते। ये इनको पता ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है। इसका कारण ये है कि हम भी कभी बताते नहीं, हम भी इसको ये सारी चीज़ें बताते नहीं हैं और हम भी इनको कभी कभी हमारी रूढ़ी चुस्तता है, ये रूढ़ीवादी बातें हैं, ऐसा कहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे। अब सारे लोग हम जो कहेंगे उसी पर सोचने के लिए मजबूर होंगे। अब क्यों आ गया ये वन हेल्थ वाला, क्यों आया कि अब दुनिया की समझ में आया कि ये बड़े बड़े कारनामे तो उधर से आते हैं। अगर उनका घर ठीक रहेगा तो हमारे पास आएगा ही नहीं। ये कोरोना के बाद दुनिया की समझ बढ़ी कि अब वहाँ उन पशुओं के स्वास्थ्य के बारे में हमें सोचना पड़ेगा। उनका स्वास्थ्य ठीक रहेगा तो ये रोग हमारे में नहीं आएंगे। इसलिए अब हमारे ही स्वास्थ्य के बारे में नहीं सोचना है, सभी के स्वास्थ्य के बारे में सोचना पड़ेगा। और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा कि कुछ संस्थाएं पशुओं के लिए बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन 9.5 साल में मैं देख रहा हूं कि धरातल पर कुछ ज़्यादा काम नहीं हो रहा है। शायद गांव तक हम इन कामों को नहीं ले जा पा रहे हैं। बहुत बेहतरीन काम, कोई मुकाबला नहीं है। कुछ गौशाले इतनी अच्छी चल रही हैं, इतने अलग अलग तरह के प्रोडक्ट बन रहे हैं कि उनका कोई कहा नहीं जा सकता, लेकिन स्केल अप नहीं हो पा रहा है। वही लोग हैं, मैं भी यहाँ 9.5 साल से इस मंत्रालय में हूँ, तो ज़्यादातर वही लोग मिलते हैं, वहीं की वही संख्या है। अगर इसे जब तक हर जनपद में जाकर दूसरों के साथ नहीं जोड़ेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि प्रतीकात्मक तो रहेगा ही कि कहीं दीपक बन गए, कहीं पेंट बन गया, कहीं कुछ बन गया, लेकिन ये सब निचले स्तर तक गाँव तक जाकर शायद अभी तक हम इसे जोड़ नहीं पाए हैं, मुझे ऐसा लगता है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य में नुकसानग्रस्त किसानों को फसल बीमा योजना के तहत नुकसान भरपाई देते समय कंपनियां संवेदनशीलता और सकारात्मक भावना से मदद करें। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बुधवार को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के खरीफ मौसम पर अमल को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई थी। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि अगस्त महीने में बारिश की बेरुखी के कारण किसान बंधु त्रस्त हैं। उन्हें राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार मजबूती से उनके साथ खड़ी है। बीमा कंपनियों को भी ऐसे समय पर नुकसानग्रस्त किसानों के साथ खड़ा रहना चाहिए। बलिराजा को राहत देते हुए राज्य सरकार ने 1 रुपए में फसल बीमा योजना शुरू की है। महाराष्ट्र ऐसी बीमा योजना शुरू करने वाला पहला राज्य है। राज्य सरकार बीमा के लिए किसानों द्वारा भुगतान किए जाने वाले हिस्से का भुगतान कर रही है। बीमा कंपनियों को इसमें सरकार की भूमिका समझनी चाहिए। बीमा कंपनियों ने प्रस्तावों पर जो आपत्तियां उठाई हैं उसकी जांच जिला अधिकारी निष्पक्षता से कर लें। खरीफ 2023 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए 1,70,00,000 आवेदन प्राप्त हुए हैं। 113 लाख हेक्टेयर क्षेत्र का बीमा किया गया है। सिक्किम में उत्तर में प्रकृति ने भयंकर कहर बरपाया है। उत्तरी सिक्किम में बादल फटने की वजह से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई है। नदी का जलस्तर कुछ ही मिनट में कई फीट ऊपर चला गया। बादल फटने के बाद बाढ़ आने से 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 102 लोग अभी भी लापता हैं और 26 लोग जख्मी हैं। बाढ़ से राज्य में 22,000 से अधिक लोग प्रभावित हुए हैं। इस दौरान करीब 2,000 लोगों को बचा लिया गया है। बताया जा रहा है कि उत्तरी सिक्किम में लन्होनक झील के ऊपर अचानक बादल फटने
से तीस्ता नदी में बाढ़ आ गई, जिसके बाद एक बांध का पानी छोड़े जाने पर नदी का जलस्तर और बढ़ गया और इसके बाद कई इलाकों में पानी भर गया और कई पुल और सड़कें बह गईं। राहत और बचाव का काम जोरों पर है। मौसम विभाग ने पूर्व अनुमान लगाया है कि अगले 2 दिनों के दौरान बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम, उत्तरी उड़ीसा में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहेगी और इसमें कहा गया है कि देश के उत्तर पूर्वी हिस्से में भी अगले 3 दिनों के दौरान भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। और ये भी कहा गया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून उत्तराखंड के कुछ और हिस्सों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों, राजस्थान के बाकी हिस्सों और गुजरात के कुछ हिस्सों से वापस चला गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 24 सितंबर को मन की बात कार्यक्रम में लोगों से गांधी जयंती पर खादी खरीदने की अपील की थी और इस अपील के बाद खादी के इतिहास में पहली बार दिल्ली के कनॉट प्लेस स्थित खादी भवन में एक ही दिन में रिकॉर्ड 1.52 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। इस पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी ने पोस्ट कर कहा है कि देश भर में हमारे परिवारजनों ने खादी की खरीदारी का जो नया रिकॉर्ड बनाया है, उससे पता चलता है कि ये किस प्रकार जन भावना का एक सशक्त प्रतीक बन गई है। मुझे विश्वास है कि खादी के प्रति ये लगाव नित नए रिकॉर्ड बनाता रहेगा, जिससे आत्मनिर्भर भारत के विजन को नया बल मिलेगा। और किसान समाचार में अब बात करते हैं मंडी भाव की और आइए देखते हैं कि क्या रहा देश भर की मंडियों का भाव। बुधवार को चने के सौदों में उठापटक के साथ कारोबार हुआ। गुजरात की जैतपुर और कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में चने के सौदों में तेजी आई, जबकि गुजरात की राजकोट और दाहोद मंडी में इस दौरान चने के भाव में नरमी के साथ कारोबार हुआ। बात इसकी आवक की करें तो इन दिनों ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य बनी हुई है। गुजरात और उत्तर प्रदेश सहित दूसरे राज्यों की मंडियों में 4 अक्टूबर को चना बिकवाली के लिए पहुंचा। भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 3 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,875 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की गिरावट आई और भाव 5,850 रुपए पर आ गया। इसी तरह ही राज्य की दाहोद मंडी में देसी चने के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अक्टूबर को चने का भाव था 5,900 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदे 40 रुपए लुढ़ककर 5,860 रुपए पर हुए, जबकि जैतपुर मंडी में 3 अक्टूबर को चने का भाव रहा 5,875 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 25 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 5,900 रुपए प्रति क्विंटल। कर्नाटक की नरगुंडा मंडी में 3 अक्टूबर को चने का भाव था 6,000 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 50 रुपए का उठाव आया और भाव 6,050 रुपए पर जा पहुंचा। उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने के भाव की बात करें तो यहां बुधवार को गोरखपुर मंडी में देसी चने का भाव रहा 6,100 रुपए। मेरठ मंडी में भाव रहा 6,970 रुपए। अलीगढ़ मंडी में देसी चना 6,520 रुपए पर बिका, जबकि राज्य की ही पीलीभीत मंडी में इस दौरान देसी चने के सौदे 5,895 रुपए पर हुए। घरेलू स्तर पर इस साल कुल दलहन की पैदावार अच्छी होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में साल 2022-23 के दौरान कुल दलहन की पैदावार 275,04,000 टन होने की उम्मीद है, जो पिछले साल के 273.02 लाख टन के उत्पादन की तुलना में 2.02 लाख टन अधिक है। वहीं बात चने की पैदावार की करें तो साल 2022-23 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी चने की पैदावार 135.43 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जो बीते साल इस दौरान 135.44 लाख टन रही थी। चालू खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक साल 2023 के लिए खरीफ अरंडी की बुआई 22 सितंबर तक 9,47,000 हेक्टेयर में हो चुकी है।
जबकि बीते साल इस दौरान अरंडी की बुआई 9,23,000 हेक्टेयर में ही हुई थी। यानी इस साल खरीफ अरंडी की बुआई का रकबा बीते साल के मुकाबले करीब 24,000 हेक्टेयर आगे चल रहा है। बुधवार को गुजरात की ज्यादातर मंडियों में अरंडी की आवक सामान्य रही। भाव पर नजर डालें तो 4 अक्टूबर को अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, जबकि कुछ मंडियों में इस दौरान अरंडी के भाव में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की दहेगाम मंडी में 3 अक्टूबर को अरंडी का भाव था 5,947 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके भाव में 75 रुपए की गिरावट आई और भाव हो गया 5,872 रुपए। राज्य की ही धोराजी मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहां 3 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 5,830 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदे 25 रुपए लुढ़क कर 5,805 रुपए पर हुए। इसी तरह राजकोट मंडी में 3 अक्टूबर को अरंडी का भाव रहा 5,850 रुपए। 4 अक्टूबर को इसके सौदों में 100 रुपए की नरमी आई और भाव 5,750 रुपए पर जा पहुंचा। हालांकि सेमी मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान अरंडी के भाव स्थिर रहे और यहां 3 और 4 अक्टूबर को अरंडी 5,950 रुपए पर बिकी। बुधवार को जम्मूसर मंडी में अरंडी का भाव रहा 5,800 रुपए। पोरबंदर मंडी में अरंडी 5,675 रुपए पर बिकी, जबकि राज्य की ही सिद्धपुर मंडी में इस दौरान अरंडी के सौदे 5,952 रुपए पर हुए। बता दें कि इस साल घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में बढ़त का अनुमान है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022-23 के दौरान खरीफ अरंडी की उपज 18,70,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि साल 2021-22 में अरंडी की पैदावार 16,19,000 टन ही रही थी। यानी इस साल देश में अरंडी की उपज बीते साल के मुकाबले 2,63,000 टन ज्यादा हो सकती है, जिसका असर अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। और मंडी खबर के बाद अब बात करते हैं मौसमी खेती की। किसान इस मौसम में कैसे रखें अपनी खेती का ख्याल, आइए देखते हैं। आंध्र प्रदेश में मक्के की कटाई करें। मक्के के खेत से पानी की निकासी का उचित प्रबंध करें। यहाँ धान के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके साथ ही धान की बुआई कर लें। इस समय उड़द की बुआई कर सकते हैं। किसान लाल मिर्च की बुआई करें। आंध्र प्रदेश में टमाटर की बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है। ऐसे में टमाटर में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशकों का इस्तेमाल करें। वहीं बैंगन की बुआई के लिए नर्सरी तैयार करें। अभी मक्के में कीटों से बचाव के लिए कृषि विशेषज्ञों की सलाह से कीटनाशक छिड़कें। आंध्र प्रदेश में मूंग की बुआई कर सकते हैं। कर्नाटक में ज्वार की बुआई करते रहें। ज्वार के खेत में जरूरी उर्वरक का इस्तेमाल करें। किसान कुसुम की बुआई कर लें। कुसुम के खेत में जरूरी उर्वरक डालें। इसके अलावा गन्ने की रोपाई कर सकते हैं। कर्नाटक में काबुली चने की बुआई कर लें। काबुली चने के खेत में जरूरी उर्वरक का प्रयोग कर लें। किसान सोयाबीन की कटाई कर सकते हैं। सोयाबीन के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध करते रहें। यहाँ उड़द के खेत से पानी की निकासी की व्यवस्था कर लें। उड़द के खेत में निराई कर सकते हैं। इस समय गेहूं के खेत में सिंचाई करें। साथ ही मक्के की बुआई कर लें। किसान सूरजमुखी के खेत से खरपतवार निकालें। शलजम को वैसे भी सभी तरह की मिट्टी में बोया जा सकता है, लेकिन दोमट मिट्टी सबसे उत्तम होती है। शलजम के खेत से जल निकास की समुचित व्यवस्था जरूरी है। पूसा कंचन, पूसा श्वेता और पंजाब श्वेत, पूसा स्वर्णिमा और स्नोबॉल इसकी प्रमुख किस्में हैं। 1 हेक्टेयर खेत के लिए 3 से 4 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। शलजम की खेती के लिए खेत को भुरभुरा बना लेना चाहिए। इसके लिए पहली जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 3 से 4 जुताई देसी हल या कल्टीवेटर से करनी चाहिए और पाटा लगा देना चाहिए। शलजम की बुआई कतारों में करें, लेकिन बरसात के मौसम में मेड़ों पर लगाना ज्यादा अच्छा रहेगा। कतार से कतार की दूरी 30 से 45 सेंटीमीटर, जबकि बीज से बीज की दूरी 10 से 15 सेंटीमीटर, आधे से पौन हाथ। बुआई के 8 से 10 दिन बाद पहली सिंचाई करें। उसके बाद जरूरत पड़ने पर 10 से 12 दिन के अंतराल पर पानी देते रहें।
बोने के 25 से 30 दिन बाद मिट्टी चढ़ा दें। इसकी 2 से 3 निराई और गुड़ाई करनी पड़ती है। शलजम में व्हाइट रस्ट, सर्कोस्पोरा, पीला रोग, अल्टरनेरिया और पर्ण अंगमारी जैसी बीमारियां हो सकती हैं। इनकी रोकथाम के लिए फफूंदनाशक दवा इंडोफिल M45 की 0.2% घोल का छिड़काव करें। शलजम में माहो, मूंगी, बालदार कीड़ा, सुंडी, आरा मक्खी और डायमंड बैक मोथ जैसे कीट भी हमला कर सकते हैं। बचाव के लिए 0.05% क्लोरोवास का प्रयोग करना ठीक रहेगा। समय समय पर विशेषज्ञों की सलाह भी लेते रहें। और खेती किसानी से जुड़ी खबरों के बाद आइए अब नजर डालते हैं कुछ और खबरों पर। खास खबर में दिल्ली में 2 दिवसीय आतंकवाद निरोधी सम्मेलन आयोजित। सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया। इस सम्मेलन में गृह राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक, सभी राज्यों के एंटी टेरर स्क्वाड के साथ साथ पुलिस महानिदेशक, अर्धसैनिक बलों के प्रमुख, केंद्रीय खुफिया एजेंसियों के प्रमुख हिस्सा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त 3 सदस्यीय समिति ने मणिपुर में सांप्रदायिक हिंसा प्रभावित कांगपोकी और चूराचांदपुर का दौरा किया। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने महिलाओं को बड़ी सौगात दी है। अब वन विभाग को छोड़कर समस्त विभागों की जो भी सीधी भर्ती होगी उसमें 35% पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे। भारतीय नौसेना ने एक ऐसा ड्रोन रोधी हथियार बनाने में सफलता हासिल की है जो युद्धपोतों के इर्द गिर्द सुरक्षा की दीवार तैयार कर देगा। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा है कि शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के मंत्री और सांसद जेल में हैं और अब किंग पिंग का नंबर आएगा। तेलंगाना में आयकर विभाग ने BRS विधायक मगंती गोपीनाथ से संबंधित ठिकानों पर छापेमारी की है। पश्चिम बंगाल में प्रवर्तन निदेशालय ने खाद्य मंत्री रथिन घोष के घर छापेमारी की है। 2014 से 2018 तक नगर पालिका में की गई अवैध नियुक्तियों से जुड़े मामले में ये छापेमारी हुई है। आयकर विभाग की तमिलनाडु में DMK सांसद S जगरक्षाकन के ठिकानों पर भी छापेमारी हुई है। आयकर विभाग की 40 से ज्यादा ठिकानों पर तलाशी। महाराष्ट्र के पुणे शहर में दुपहिया वाहनों के एक सर्विस स्टेशन में आग लगने से करीब 25 मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो गई हैं। एक दमकल अधिकारी ने बताया है कि घटना में कोई व्यक्ति घायल नहीं हुआ है। हिमाचल प्रदेश के शिमला में लंबे समय से प्राकृतिक आपदा के चलते प्रभावित कालका शिमला हेरिटेज ट्रैक पर टॉय ट्रेन फिर से शुरू होने से पर्यटकों में उत्साह देखने को मिल रहा है। उड़ीसा में रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक ने पूरी समुद्र तट पर गोल्ड और सिल्वर पदक बनाकर भारतीय एथलीट नीरज चोपड़ा और किशोर जेना को एशियन गेम्स में उनकी सफलता के लिए बधाई दी है। किसान समाचार में आज के लिए बस इतना ही। अनुमति दें। नमस्कार।